वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो आज उसी प्रिपरेशन में हम फॉर्मूलाज का पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तक अच्छे से फॉर्मूलाज को कर लिया था। ट्रिग्नोमेट्री। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, बेसिक जो चीज़ मैं कहूँ कि अगर आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपने करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूलाज उसी में यूज़ हो चुके हैं हमारे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ एक दो मेथड से, राइट, जिनको हम बेसिक मतलब यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है इसमें, राइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस फॉर सम एंगल थीटा एंड इट इज 90 डिग्री हेयर एट एंगल बी, राइट। तो यहाँ तक सभी को समझ आया। हमने क्या, ये एक ट्रायंगल लिया विच इज राइट एंगल एट बी एंड आई हैव मार्क्ड एंगल सी एज थीटा। सो नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज। अब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, या तो फाइंड आउट करनी आएगी साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टैन थीटा की, वट एवर काइंड ऑफ दिस वैल्यूज, ठीक है। अब एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आएगा, वैसे तो इस चैप्टर में से आपको केस स्टडी आने के पूरे चांसेस हैं बेटा, इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि इस चैप्टर में 90% चांसेस हैं। इससे प्लस ही समझो, केस स्टडी आएगी आपको पक्का, और बहुत इजी होगी, मॉडरेट भी कह सकते हैं हम, बट टफ नहीं होगी, क्योंकि आपको तो आता है सारा। चलो अब देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे हमने पिछले में किया था, साइन थीटा निकालते p/h, कॉस थीटा b/h, टैन थीटा p/b, ये सब चीज़ें तो हमने कर रखी हैं। हम इसमें सिर्फ इतना पढ़ेंगे एक आज एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन के बारे में, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन। तो इन दोनों एंगल्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल। चलो, तो ये देखो, ये दोनों एंगल्स आपकी स्टडी को डिनोट करते हैं। वो अब आप पूछोगे सर कैसे, क्योंकि अगर तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आपको कहा गया, आपके टीचर्स गाइड करते हैं आपको, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पढ़ो, ये आपका पीक टाइम है, तो आप अप जा रहे हो, उस पर क्या जा रहे हो, आप अप जा रहे हो। तो उस केस में मैं कहूँगा कि अगर आप अपवर्ड जा रहे हो तो ये एंगल ऑफ कौन सा है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन है। कौन सा है ये, एंगल ऑफ एलिवेशन है। समझ आया सभी को। दोबारा देखते हैं, अगर आप अप जा रहे हो तो आप क्या कहोगे कि हम पीक पे जा रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ सभी को, एंगल ऑफ एलिवेशन। पर कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ते, है ना, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे, सभी को पता है भी हमारा एग्ज़ाम है, हमने पढ़ना है, बट जो बच्चे नहीं पढ़ते उनके लिए एक पर्टिकुलर एंगल और बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल बहुत खतरनाक एंगल है, क्योंकि इसमें आपको ऊपर से आपको नीचे ले आएगा ये, क्योंकि इसमें आपने देखना है एंगल थीटा को ऊपर से, यहाँ से। अब चीज समझ आई सभी को। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ये जनरली क्वेश्चंस आता है, जैसे आप किसी लाइट हाउस के ऊपर हो, आप किसी स्टैचू के ऊपर खड़े हो, वहां से आप ग्राउंड को देख रहे हो। सपोज एक पर्सन है, यहाँ पे इस पॉइंट पे है वो, राइट। अब एक चाहिए, जैसे हम कहें ट्री है कोई, तो ट्री से वो क्या नीचे की तरफ देख रहा है, इसको मैं कहूँगा जी एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे की तरफ देखना क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इज इट क्लियर? समझ आया सभी को। तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस एंगल के केस में जो हमारा परपेंडिकुलर ये था, ये बन जाएगा, बस ये चेंज हो जाएंगी थोड़ी सी वैल्यूज हमारे पास, राइट। बस इसको थोड़ा आपने ध्यान में रखना है, और कुछ ज़्यादा इसमें खास फर्क नहीं है। बट जनरली हम क्या करते हैं, इस एंगल को इधर लिख लिया करेंगे, ये आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप डायग्राम में क्या करोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना के नीचे ले आना, और वहां से आप इसको फिर सॉल्व कर पाओगे। यहाँ तक समझ आया सभी को? क्लियर है बच्चों?
तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जनरली जो इसमें क्वेश्चन आएंगे, एक एंगल से दूसरा एंगल बढ़ेगा ऊपर की तरफ। अगर सपोज वो कह रहा है कि कोई एक स्टैचू है यहाँ पर, जैसे मैंने सपोज किया कोई स्टैचू बना दिया, राइट, बड़ा प्यारा सा स्टैचू है। अब ये क्या है, किसी पेडेस्टल के ऊपर है, स्टैचू बड़ा है पेडेस्टल छोटा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं इनके। अगर तो मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ तो मेरे पास एंगल है 30 डिग्री। जैसे ही आपकी हाइट बढ़ेगी, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कई बार पेपर में कंफ्यूजन होती है कि हम नीचे कौन सा एंगल बनाएं, ऊपर की तरफ कौन सा एंगल बनेगा, इसको खास ध्यान रखना है। अगर एलिवेशन एंगल है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगी वैल्यू उसकी। अगर ये 30 है तो ये 45 या 60 हो जाएगा। मान लो अगर उसने कहा है भी, जैसे एक पर्सन है तो उसको ये बी पॉइंट तक देख रहा है पर इसको ए पॉइंट तक देखना है, तो एंगल इसका क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होके हो गया 45 डिग्री। क्लियर है सभी को, समझ आ गया? ओके। अगर कुछ ऐसा डायग्राम आ जाए कि हमारे पास कोई शिप आ रही है एक वो उसकी तरफ, बीच की तरफ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पहले उसका जो एंगल था, ठीक है, और बाद में जो उसका एंगल है वो हो गया चेंज। पहले वो कह रहा था कि वो हमारे पास है कितने पे, 30 डिग्री पे, बाद में वो कह रहा है कि वो बन रहा है, पहले 30 पे नहीं 60 पे लेते चलो, पहले वो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 था, बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है 30 बन रहा है, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास जी। समझ आया सभी को? जितना वैल्यू ज़्यादा होगी उतना एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? ये समझ आ गया सभी को? तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। चलो अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला 2 चैप्टर एक जैसे हैं, जो सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अरे सर ये आपने क्या कह दिया, एक जैसे? एक जैसे तो ये नहीं है, बस थोड़ा नाम सर्कल में रिजेम्बलेंस है ना। चलो कोई नहीं, तो हम पढ़ते हैं जी अब सर्कल्स के बारे में। तो जनरली जो हम बात करेंगे, सर्कल का एक सेंटर पॉइंट है, इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट से आके बनेंगी टेंजेंट। ठीक है, ओके है सभी को? और ये मैंने ओ ए एंड ओ बी क्या बना दिया जी, रेडियस बना दिया यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ ए बी की, तो ये मेरे पास एक कोड होगी। ओके, तो ये आपने लाइन यहाँ पे बनानी है ए बी, ये क्या बनेगी जी, कोड बनेगी आपके पास। अब अगर मैं बात करूँ कि इसमें अब जनरली है क्या, फॉर्मूला तो इसका कुछ खास नहीं है हमारे पास। हमने एक तो ये कहना है कि जो टेंजेंट्स है वो हमेशा इक्वल होती हैं, पी ए इज ऑलवेज इक्वल टू पी बी। पी कोई जरूरी नहीं है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ओके, दूसरा मैं बात करूंगा ओ ए और ओ बी, ये रेडियस, ये भी हमेशा इक्वल होंगे सर्कल के। एंड द एंगल ओ ए पी, ये एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको रखना अपने ध्यान में। अगर कोई रेडियस किसी भी टेंजेंट से मीट करता है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, देन एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पे भी 90, ये भी 90। अब अगर मैं बात करूं ओ ए पी बी की, ओ ए पी बी एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट? अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, हाँ जी 360 डिग्री। वेरी गुड। तो अगर ये 360 है तो ये दो तो आगे 180, तो आप कहोगे एंगल ओ और एंगल पी का सम भी क्या होगा आपके पास, 180 डिग्री होगा। बस ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर एंड द टेंजेंट्स एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट forms a supplementary angle, forms a sum of supplementary angle। तो ये आपने प्रूव कर देना है। क्लियर हुआ सभी को? समझ आ गया बच्चों अच्छे से? सर्कल चैप्टर में आपके कुछ खास नहीं है, हर पॉइंट पे वो बात करेगा सिर्फ टेंजेंट्स की। किसकी बात करेगा, टेंजेंट की। अब एक और चीज़ है, जैसे मैंने सपोज किया कोई एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, या कोई रोम्बस फिगर है, इसके अंदर मेरे पास कोई सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है।
क्या है जी, सर्कमस्क्राइब्ड है कोई सर्कल मेरे पास। अब इस केस में मैं ये कहूँगा कि अगर जैसे यहाँ पे मैंने P Q R S ये चार मैंने इसके जो है वर्टिसेस लिए, तो ये जनरली जो डिस्टेंस होगा पी एम और पी एन का ये इक्वल होगा। एम एन ओ हम कुछ भी ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, चलो यहाँ ठीक है, एम एन ओ वाई कुछ भी सपोज कर लिया हमने, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब यहाँ पे आप क्या कहोगे, पी एम और पी एन क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये क्यों इक्वल हुए, क्योंकि ये दोनों क्या थे जी, टेंजेंट्स थे, सर्कल के ऊपर टेंजेंट थे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। क्लियर हो गया सभी को, ओके। सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना है, जैसे इधर से SO एंड SN ये भी इक्वल होंगे, RO एंड RY भी इक्वल होंगे, QY एंड QM भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपस में सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज इट ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ आ गया सभी को। एक जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके NCERT की एक्सरसाइज में है, एक सर्कमस्क्राइब सर्कल किया है ना ट्रायंगल, और आपको क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है, जनरली उसका एरिया फाइंड करना है। एक तरह से आपको इसमें रेडियस गिवन होगा एंड सम वैल्यूज। ये वाला क्वेश्चन ना आप इसको कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी को समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे को। चलिए अब हम हमारा करते हैं अगला चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। चलो सबसे इजी चैप्टर आ गया, और सिर्फ हमारे पास 1 से 2 फॉर्मूलाज हैं उसके, जो हमने यहाँ पे अप्लाई करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा जी। चलो अब हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पिज़्ज़ा था, आहा नाम मत लो, मुंह में पानी आ गया ना। चलो जी, तो मैंने क्या किया, इसको 4 पीसेस में कट कर दिया, क्योंकि अब हम बड़ी बड़ी स्लाइसेस खाएंगे, ठीक है। 4 पीसेस में, अपने वाली ये स्लाइसेस हमने बड़ी रख ली, 2 छोटी कर दी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ओ पॉइंट है ये ABCD। मैंने क्या किया, एक स्लाइस में इसमें से निकाल लेता हूँ जी OAB, ठीक है। मैंने एक स्लाइस को रिमूव कर लिया यहाँ से OAB। अब अगर हम बात करें इसमें AB, मैं इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक P पॉइंट मार्क करता हूँ। मैं अगर पूरा लिखूँ OAPB, है ना, अगर यहाँ पे भी हम बनाएं इसको, OAPB क्या एक पूरा सेक्टर है, क्या है जी, ये सेक्टर, OAPB इज अ सेक्टर, ठीक है। अब अगर ये पूरा सेक्टर है तो इसके अंदर 2 चीजें कंप्राइज हैं। एक तो है इसके अंदर OAB ट्रायंगल, OAB इज अ ट्रायंगल, एंड APB इज अ सेगमेंट। तो आपके पिज्जा की स्लाइस में 3 चीजें प्रेजेंट हैं। एक तो वो खुद क्या एक सेक्टर है, ठीक है, खुद क्या वो एक सेक्टर है। उसके ऊपर जो ट्रायंगल, उसकी हम कॉर्नर्स को कट कर दे, वो कॉर्नर सेगमेंट का पार्ट बनेंगी। जो ऊपर वाला पीस बच जाएगा, दैट इज द ट्रायंगल इन इट। इज इट क्लियर, समझ आ गया सभी को। ये पार्ट इसमें था। अब हमने इसके फॉर्मूलाज करने। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर कोई एंगल थीटा बनेगा, कोई भी एंगल थीटा, उसकी वैल्यू आपको हो सकती है गिवन, ओके। बट कई बार अगर आपको ऐसे ही बोले कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक सर्कल को, तो आपको ध्यान रखना अगर 4 पार्ट्स में कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट है, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल सर्कल का हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री, ओके। ये हो गया सभी का। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूला में, अगर मुझे ये हो गया एक माइनर सेक्टर, ठीक है, उससे पहले मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात करूंगा। मान लीजिए अगर हमें कहे कि इसके सरकमफेरेंसेस की बाउंड्री पे हमें कुछ करना है पूरे सर्कल की, राइट, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला ये हमारा होता है θ/360 इंटू 2πr।
थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये फॉर्मूला है किसका, ये आपको ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है ये। ओके, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। समझ आया सभी को, क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब हम दूसरा करते हैं। अगर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अब बात आ गई जी एरिया की, ठीक है। अब बात किसकी आ गई, एरिया। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको करना है फाइंड। उस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे थीटा बाय 360। अब पहली बात तो एरिया आ गया, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके बता दो क्या होता है। पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है जी, पाई आर स्क्वायर। समझ आया सभी को, क्लियर हो गया? इसको देखो एक बार जल्दी से। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर इज द लेंथ ऑफ आर्क। ओके, इनके एसआई यूनिट भी ध्यान रखने हैं आपको। उस केस में एसआई यूनिट जनरली सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर ऐसा बनेगा, उसमें हमारे पास सेंटीमीटर बनेगा। ओके, अब यहाँ पे हमने जो चीज लिखनी है एरिया ऑफ सेगमेंट। अगला जो हमारा पार्ट है, हमने एरिया ऑफ सेगमेंट लिखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ जी, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखो इसमें हम बात तो लिखेंगे पहले थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो सेम ही फॉर्मूला है, फिर सेगमेंट और सेक्टर में फर्क क्या है? अरे भाई बताता हूं, रुको जरा सब्र करो। अब यहां पे आएगा माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आपके पास ट्रायंगल्स आइसोसेलेस हैं। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर हुआ सभी को? बात समझो, अगर ये इसके OA और OB तो हमेशा इक्वल होंगे ही होंगे। इन केस अगर यहाँ पे एंगल मेरे पास ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री आ जाता है, अब आप मेरे को बताओ अगर ये 60 डिग्री है, OA और OB दोनों साइड्स इक्वल है, तो मीन्स ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो इनकी वैल्यू भी कितनी 60 डिग्री आ जाएगी दोनों की। मतलब ये कौन सी ट्रायंगल बन गई जी? बन गई, कौन सी बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। बहुत बढ़िया। उस केस में आप इसकी जगह पे, ठीक है, आप क्या करोगे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा की जगह पे आप क्या लिख दोगे? यहां पर क्या लिख दोगे जी? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस रूट 3/4 ए स्क्वायर। हम क्या लिख देंगे? रूट 3/4 ए स्क्वायर। क्या लिख देंगे? रूट 3/4 ए स्क्वायर। समझ आ गया सभी को? एक लाइक कर देना जो बच्चे अभी दोबारा देखने लगे हैं या कुछ न्यू जुड़े हैं इसके अंदर। तो रूट 3/4 ए स्क्वायर मेरे पास ये पार्ट आ गया इसका। आ गया समझ सभी को? ओके है, क्लियर है, अच्छे से आ रहा है समझ? चलो जी, अब ये हमारे इसके सारे फॉर्मूलाज थे। अब आपको क्वेश्चन आ जाए, दे दनादन आपने कर देना है। एक और चीज, हाँ अभी मेरे माइंड में आया, अगर आपको क्वेश्चन आया था रेवोल्यूशन का, हाँ जी, अब आप छोटे होते व्हील चलाते थे ना, ठीक है, तो व्हील को अगर आप मूव कर रहे हो या अब आप साइकिल चला रहे हो, तो वो जो साइकिल का व्हील वो मूव कर रहा है, दैट इज मेकिंग रेवोल्यूशंस। क्या कर रहा है वो? रेवोल्यूशंस कर रहा है। तो एक रेवोल्यूशन का अगर हमें सरकमफेरेंस फाइंड करना है या हम फाइंड करें उसके कितना डिस्टेंस कवर किया एक बार में, तो 2 पाई आर लगाएंगे हम। इस चीज को ध्यान रखना आपने, ठीक है? तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? 2 पाई आर लगाएंगे। ओके सभी को बच्चों, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को इसमें? आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ आपने पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके चलो, ये हो गया C इज इक्वल टू 2 पाई आर हमारे पास, यहां तक ओके है। तो ये पूरे इस चैप्टर के फॉर्मूलाज थे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब आपके यही काम आने वाले हैं बस इन लास्ट के डेज में, ठीक है? क्लियर हुआ सभी को? ओके चलो, अब हम मूव करते हैं। हमारा अगला जो चैप्टर है
हाँ जी, कौन सा चैप्टर है जी आपका? बहुत ही फेवरेट चैप्टर है वो, बहुत फेवरेट। क्योंकि फेवरेट क्यों है? क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज हैं। आप कहोगे सर फेवरेट कैसे हैं? अरे भाई फेवरेट तो इसलिए ना क्योंकि वो चैप्टर आपने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं सरफेस एरियाज की, तो फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे उसके फॉर्मूलाज से, ज़्यादा नहीं उसमें डिस्कशन करेंगे। क्यूब का जो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है दैट इज 4a², टोटल सरफेस एरिया इज 6a² एंड वॉल्यूम इज a³। ठीक है, वॉल्यूम क्या है जी उसका? a³ है। ओके हो गया? क्यूब समझ आ गया सभी को? ओके है, लाइक कर देना बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्यूब हो गया। अब हम अगला करेंगे, अगला हम करने जा रहे हैं क्यूबॉइड। तो क्यूब और क्यूबॉइड में आपको डिफरेंस क्लियर है? जैसे मैं बात करूं स्क्वायर और रेक्टेंगल, 2D में अगर हम बताएं आपको तो इसको स्क्वायर और रेक्टेंगल की फॉर्म में कहेंगे। क्यूब कैन बी रिजेंबल्ड एज स्क्वायर एंड क्यूबॉइड कैन बी रिजेंबल्ड एज ट्रायंगल। यहाँ पे मेरे पास होता है सिर्फ सरफेस एरिया पहले, पर मैं लेटरल भी आपको बता देता हूँ। तो आप क्या लिखोगे? हाँ जी, क्या लिखोगे? 2HL+B। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स या समथिंग इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, अगर पूछ लेता है टोटल सरफेस एरिया या अकेला सरफेस एरिया, तब आप लगाओगे 2LB+BH+HL। ओके हो गया? हाँ जी, समझ आ गया सभी को? वेरी गुड। उसके बाद हमारा रहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम में अगर मैं बात करूं तो L×B×H, ये इसके फॉर्मूलाज थे। समझ आया सभी को? एक बार फटाफट से नोट डाउन करते रहना साथ साथ, क्योंकि दोबारा नहीं मिलेंगे आपको इकट्ठे फॉर्मूला। आप कहीं भी देखोगे कोई ऐसी वीडियो नहीं आपको मिलेगी जहां पे अकेले फॉर्मूलाज करवाए गए हो। आपको रिटर्न नोट दे देंगे, पीपीटीज मिल जाएंगी, पर अभी अच्छे से समझ लो साथ साथ। अगला आ गया जी आपके पास जो फिगर हम करने जा रहे हैं दैट इज सिलेंडर। तो जैसे आपके घर वाला सिलेंडर है, आपको उसका पता है कैसी शेप होती है उसकी? हाँ जी, तो उसी तरह से हम यहाँ पे सिलेंडर को बनाएंगे। ओके, उसकी तो शेप कुछ इस तरह से होती है, राइट? ये सब आपने कहना सर क्या बना दिया ये। चलो जी, कोई बात नहीं, हमें तो इसको समझना है सिर्फ। तो सिलेंडर के केस में अगर मैं बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा होता है जी 2πRH। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH, 2πRH। अब टोटल सरफेस एरिया 2πR+H। मैंने आपको गारंटी की है सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद हो जाएंगे अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे। वॉल्यूम क्या है जी इसका? वॉल्यूम बता दो जल्दी से। वेरी गुड, πr²H, πr²H। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे आपकी बर्थडे कैप की। आपकी बर्थडे कैप कौन सी होती है जी? कोन की शेप में। वेरी गुड। तो आपकी बर्थडे कैप में भी फॉर्मूलाज छुपे हैं। अब आप कहोगे क्या सर हर जगह मैथ लगा दिया? तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जी हमारे पास इसका πRL। अब इसके अंदर ये वाला जो आप देख रहे हो दिस इज हाइट एंड दिस इज स्लैंट हाइट। ये इसकी स्लैंट हाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होगा रेडियस। ओके हो गया सभी को? डायग्राम छोटी है पर समझ आ गया। देन इट इज टोटल सरफेस एरिया πRL+R। ओके। देन वॉल्यूम। हाँ जी, वॉल्यूम क्या होगा इसका जी? जल्दी से बता दो फिर। वॉल्यूम, अब ये कोन जो है एक सिलेंडर का 1/3 पार्ट होती है, बस इतना याद रख लो। इतना क्या रख लो आप? याद रख लो कि एक कोन जो है सिलेंडर का 1/3 पार्ट होती है। मानोगे नहीं, बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको कोन बनानी है इसके अंदर। लो जी, तो देखो 3 कोन्स बन गई। 1 2 3, उठा लो फॉर्मूला फिर। 1/3 πr²H, 1/3 πr²
H, 3 होगी ना तो वॉल्यूम भी उसका 1/3 हो जाएगा। वॉल्यूम को जनरली कैपेसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कई बार कैपेसिटी के नेम से पूछ लेता है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस, तो हम कहेंगे हमें क्या फाइंड करना है उसका जी, क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, हाँ जी। और कौन सी फिगर आती है हमारे पास, जल्दी से बताओ। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, वेरी गुड। अगली फिगर है हमारी स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो स्फीयर में जनरली सरफेस एरिया होता है, क्योंकि पूरी एक तरह से हमारे पास क्लोज्ड फिगर है ये, ओके। एक स्फेरिकल बॉल है, शॉर्ट पुट है आपके पास, तो ये कंप्लीटली पूरी बंद फिगर है। तो सरफेस एरिया इसका क्या रहेगा जी जनरली, हाँ जी, यस, कैन एनीवन, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, वेरी गुड। तो सरफेस एरिया होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। अब हम बात करें इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम बता दो, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका क्या था जी, वॉल्यूम था। अब मैं बात कर रहा हूं हेमिस्फीयर की, किसकी बात करेंगे हम, हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर जनरली मान लीजिए कुछ इस तरह से है आपके पास। तो हेमिस्फीयर में हम देखेंगे सबसे पहले इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, तो दैट इज उसका सिर्फ हाफ होगा जो पूरे स्फीयर का था, हाफ कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर। देन मैं इसका निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया करने के टाइम भी आपको ध्यान रखना है इसका जो बेस है वो एक सर्कुलर रीजन है, तो उसका पाई आर स्क्वायर प्लस होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं जी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना होगा इसका 2/3 पाई आर क्यूब। लो जी, सारे फॉर्मूले छाप दिए आपके लिए। अब आप क्या करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके सेव करके इसको पढ़ लो अच्छे से, क्लियर है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे बाहर, इन फॉर्मूला से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। हाँ, अब एक क्वेश्चन बनता है अगर फॉर्मूला जैसे हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कल्स का, ठीक है। कोसेंट्रिक सर्कल्स में आपने एरिया फाइंड करना है जैसे, तो आपको क्या है, जैसे पाई आर स्क्वायर पहले कैपिटल सर्कल का फिर स्मॉल सर्कल का, दोनों को माइनस कर लो। वैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्वेश्चन आ जाता है जनरली, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। बट फिर भी अगर जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि मैंने एक सिलेंडर है मेरे पास, उसके अंदर वाटर फिल किया हुआ मैंने क्या किया, कुछ स्फेरिकल बॉल्स को उसके अंदर डाल दिया। अब हम तो शरारती हैं, शरारत करेंगे, और पानी गिर गया। अब आपकी मम्मी ने आपको बुलाया, पूछा बता मुझे कितना पानी गिरा यहाँ पे, ठीक है। और अगर चलो पानी भी छोड़ो, वो कहते पानी इसमें 1/3 रह गया, अब आपको ये बताना है आपने कितनी बॉल्स डाली थी। तो उस केस में आपको दोनों के वॉल्यूम्स को डिवाइड करना है, वॉल्यूम लगेगा उस केस में जब भी आपको वाटर फिल्ड आए, वाटर रिमूव्ड आउट आए, ठीक है। उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या फाइंड करना है जी, वॉल्यूम फाइंड करना है, ओके। चलो नेक्स्ट, अब हम जो हमारे चैप्टर रह गए 2 सबसे प्यारे प्यारे चैप्टर आपके, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, दैट इज स्टैट्स एंड कौन सा दूसरा, प्रोबेबिलिटी। बहुत अच्छे जी, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। अब इन 2 चैप्टर्स को हम करेंगे, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी को। चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं। स्टैट्स में आपके पास जनरली क्या होते हैं फॉर्मूला, मीन के 3 फॉर्मूलाज हैं, बट आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेंशन किया है तो पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाइए, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड बस लगा दो जल्दी से, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में आपको जनरली क्या होता है, Fi गिवन है, xi निकाल लेते हो आप इंटरवल से, और बाद में उनको मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट मेथड रहता है समीशन Fi xi बाय समीशन Fi। क्लियर हुआ सभी को, समीशन Fi xi बाय समीशन Fi। अगला एज्यूम्ड मीन रहता है हमारे पास, तो उसमें हम कोई मीन को एक एज्यूम कर लेते हैं। जो आप एज्यूम करोगे उसको हम पहले ऐड करेंगे,
ए प्लस समीशन एफ आई डी आई, समीशन एफ आई। अब आप कहोगे सर ये डी आई क्या है, तो आपके लिए डी आई बता देता हूं मैं। तो एक्स आई में से जो आपने ए सपोज की, ए होता है एज्यूम्ड मीन हमारा, हम उसमें से एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे सेंट्रल टर्म को, और उसको पूरी एक्स आई में से माइनस करना है। किसमें माइनस करना है? एक्स आई में से। ओके, देन हमारे पास तीसरा जो मेथड है दैट इज स्टेप डेविएशन। वैसे ये बहुत कम यूज होने वाला मेथड है, बट हमने छोड़ना कुछ भी नहीं है, पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टेप डेविएशन को आप डिनोट करते हो यू से। वैसे ही जैसे आपने ये निकाला था एक्स आई माइनस ए, तो इसमें आपने क्या करना है, इस बार जो इस एक्स आई माइनस ए को निकाला था, आपको उसको डिवाइड करना है। आपको क्या करना है जी? उसको डिवाइड करना है उसकी हाइट के साथ। ठीक है, डिवाइड करके फिर आपको वैल्यू लिख देनी है। इतना समझ आ गया सभी को? चलो अगला हमारा जो मेन क्वेश्चन है दैट इज ऑफ मीडियन। हाँ जी, मीडियन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मीडियन। तो मीडियन में आपने देखा होगा जनरली हमारे पास जो टर्म्स होती हैं, हम उसका मिडल टर्म देखते हैं कौन सी है, राइट? ऐसे देखते हैं ना। तो जो आप मिडल टर्म देख रहे हो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है उसके साथ। तो मिडल टर्म जो भी आप देखोगे, आपको उसके साथ एक लोअर टर्म उसके इंटरवल की देखनी है, एल प्लस। हाँ जी, तो जल्दी से बताओ इसका क्या फॉर्मूला होगा? यस, वेरी गुड, एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। देखो कितना प्यारा सा फॉर्मूला है। प्यारा है? अरे सर क्या मजाक करते हो आप। तो ये भाई बहुत प्यारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला 5 नंबर दिलाएगा आपको। आपके लिए तो प्यारा ही है ये, है ना? आपका दुलारा है ये, प्यारा भी नहीं। तो इसमें हमारे पास n क्या है? जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा। अब बात करें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जो आपने इंटरवल सेलेक्ट किया होगा उस इंटरवल की प्रीवियस जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो लिखनी है यहाँ पे, प्रीवियस वाली। ठीक है, और f की वैल्यू जो इंटरवल सिलेक्ट किया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखनी है f यहाँ पे, और h हाइट होगी उसकी जो इंटरवल्स का गैप है। ओके, चलो अगला देखते हैं। अब हम अगला आ गया जी हमारे पास मोड। लो जी, इधर से हम गाड़ी मोड़ लेंगे अपनी मोड की तरफ। ठीक है, तो मोड आ गया। मोड का फॉर्मूला क्या है जी? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओ लो जी, कितना अच्छा सा फॉर्मूला है। हाँ जी, तो अब यहाँ पे आपको देखना है मोड के केस में F1 क्या आपका, F1 क्या होता है? जो आप फ्रीक्वेंसी जो आपने इंटरवल सेलेक्ट किया, अब इंटरवल कैसे सेलेक्ट करोगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हायर है उस इंटरवल को सिलेक्ट कर लो। एल उसकी लोअर लिमिट, F1 जो उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, F1 जो उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है, F0 जो उसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगी प्रीवियस इंटरवल की, और F2 उसके अगले इंटरवल की। बस बिल्कुल सिंपल है। आपने जो सपोज किया वो F1 है। ठीक है, आप फर्स्ट हो बिल्कुल, तो आपसे पीछे वाला 0 आगे वाला 2, ओके, इनटू H करेंगे। तो ये हमारे जनरली हमारे स्टैट्स के फॉर्मूलाज थे। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, आप मेरे को नेम गेस करके बताओ उसका क्या होगा। यस, हाँ जी, तो सभी ने गेस कर लिया होगा। यस, वेरी गुड, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो MCQ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। कौन सा है जी? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसको अब हमें पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी, एम्पेरिकल फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होगा। अच्छा नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं। तो अब हम यहां पे लिखते हैं पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये आपको NCERT में अच्छे से मिल जाएगा, एग्जाम में MCQ में आने के पूरे चांसेस रहेंगे इसके। तो इसको हम डिनोट करते हैं जी 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड
प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन 3 मीन इज इक्वल टू मो प्लस 2 मीन। ओके, इसको ध्यान रख लो, बिल्कुल ही छोटा सा फॉर्मूला है, बट आपके 1-2 नंबर पक्के करवा सकते हैं पेपर में, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारे थे स्टैट्स के सारे फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी में आपके पास जनरली केसेस के फॉर्मूलाज हैं। वैसे तो उसका आपको पता है, जो जनरल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, किसी भी इंटरवल की 1 होती है। हाँ जी, क्या होती है जी? जनरल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या रहेगी? 1। वेरी गुड, आपकी पूरी तैयारी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मैं लिखूंगा 1। अगर मेरे को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। वाओ, कितना अच्छा फॉर्मूला है ना, वाजिब। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। लो जी, यहां तक आ गया समझ सभी को। अगला, अब हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं जैसे, तो हम क्या लिखते थे, हमारा बहुत पुराना फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लो जी, बस आ गया फॉर्मूला। देखो, औखा था, कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब मैं बात करूं इसमें कार्ड्स के केस की, तो जनरली कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? 52, ठीक है, 52 होते हैं। 2 मेरे पास रहेंगे। हाँ जी, तो कौन कौन से होते हैं ये आप बता दोगे मेरे को? क्लब, वेरी गुड, क्लब, स्पेड, ब्रेक और हर्ट, वेरी गुड। ये हम डायमंड भी लिख सकते हैं इसको, ओके, और लास्ट में हर्ट। अब ये देखो रजे, यहाँ पे अगर हम इसको बात करें तो मेरे पास ये जो दोनों कलर्स हैं, ब्रिक और हर्ट, ये रेड होते हैं और इनके कार्ड्स कितने हैं? 13 ईच, मतलब टोटल हो गए 26। ओके, एंड अगर मैं बात करूं क्लब और स्पेड की, तो ये मेरे पास रहेंगे जी ब्लैक कलर के कार्ड्स, और ये भी 13 ईच, मतलब टोटल 26। और टोटल कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास? कंप्राइज्ड 52 कार्ड्स हो गए। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? इसमें जो आपके पास ए वाला कार्ड होता है, ताश तो सभी खेली होगी, लॉकडाउन में पूरा आपने खेला था, तो ए वाला जो कार्ड है उसको एस बोलते हैं। ए वाले कार्ड को क्या कहेंगे? एस। और जो आपके पास पिक्चर्स कार्ड होते हैं जैसे जैक, क्वीन, किंग, वो हमारे जे, क्यू, के वाले कार्ड होंगे, ठीक है, जैक, क्वीन एंड किंग। इज इट क्लियर? पूरी ताश में 4 जैक, 4 क्वींस, 4 किंग्स, 4 एस कार्ड्स होते हैं, बस इसको ध्यान रखना है। अगला इसमें मैं अगर बात करूं डाइस की, तो अगर मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूं तो जनरली हमारे पास सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6 बनेगी। ओके, अगर मैं 2 डाइस को रोल कर रहा हूं, 2 डाइस, तो 2 डाइस के केस में ये 6 का स्क्वायर मीन्स 36 आउटकम्स बनेंगे। 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6 2 1 2 2 एंड 6 1 6 2 अप टू 6 6 तक, ये 36 केसेस आपके बनेंगे 2 डाइस के। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया वैसे ही आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लेता, अगर 3 डाइस है मेरे पास भाई, तो बता दो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे इसके, बताओ जल्दी, कितने हो गए? ओ वाह, 6 का क्यूब 216, बहुत अच्छा जी, क्या बात है, आप तो छा गए बस बिल्कुल, है ना। ये हो गया डाइस का केस हमारा, समझ आ गया सभी को जी? ओके है डाइस का केस। चलो दूसरा, 2 केस हो गए हमारे पास, कार्ड्स, डाइस। अब हम बात करेंगे कॉइन की। अब पैसा तो बहुत है आपके पास, लो जी, 1 कॉइन टॉस किया मैंने तो आ गया हेड और टेल, 2 किया तो आ गया मेरे पास क्या आएगा जी? एच 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 टी टी एच टी टी। लो जी, ये 4 केस बन गए। अगर 3 कॉइन आ गए तो उसकी सैंपल स्पेस लिखने का इजी वे बता रहा हूं,
4 टाइम्स लिखो हेड, पहले लिख लिया, फिर 4 टाइम्स लिखो टेल। ओके, 4 टाइम हेड, 4 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर सिंगल सिंगल टाइम एच टी 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 करते आगे 8 केस हमारे पास। तो ये 8 केसेस हमारे हैं जनरली किसके, जनरली किसके हैं जी, 3 कॉइन टॉस करते हैं जब हम। ओके, 2 की पावर से डिनोट किया करेंगे इनको हमेशा, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। समझ आ गया सभी को? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो ये हमारे सभी फॉर्मूलाज थे बच्चों, ठीक है। अब इन फॉर्मूलाज में अगर कुछ रह गया हो बाय मिस्टेक तो मैं कह नहीं सकता, वैसे हमने ईच एंड एवरी पार्ट इज कवर्ड हेयर, राइट। अब यहाँ पे आपको इनके रिलेटेड बनेंगे क्वेश्चंस, वो आपको अच्छे से करने हैं। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में विजिट कर सकते हो। अभी भी आपके पास 2 डेज हैं और 2 दिन तो बहुत हैं, ठीक है ना। आप तो एक दिन में दुनिया हिला दोगे, राइट। तो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। पूरा अपने सेहत का भी ध्यान रखो, नहीं है बीमार हो के नहीं जाना है हमें पेपर में। आपको बहुत आता है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, और इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ फॉर मोर वीडियोस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, वेरी बेस्ट।